गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा। इससे पूर्व के वीडियो में हमने महाराणा मुगल तक के मेवाड़ के इतिहास के बारे में जाना। महाराणा कुंभा ने न केवल शासन और राजनीति में नई उपलब्धियां हासिल की, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इनका अमूल्य योगदान है। जैसे कि इनकी विभिन्न उपलब्धियों के कारण इन्हें अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनव भारताचार्य, राणो रासो, राव राय, राणे राय, दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु। कुशल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, उत्कृष्ट पराक्रमी शासक हुए, स्वयं विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता हुए। इसी कारण इन्हें राणो रासो कहा गया है। संगीत प्रेमी थे, विद्या से प्रेम करते थे, विद्यानुरागी, और कला से प्रेम इनके साहित्य में झलकता है। पर ऐसा नहीं था कि कुंभा के राज्य में या कुंभा के समक्ष कोई समस्या नहीं थी। जब उन्होंने मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया तो चारों ओर से समस्याओं से घिरे हुए थे। जैसे प्रथम समस्या थी अपने पिता की हत्या का बदला लेना। चाचा मेहरा और मेहपा पवार ने मिलकर इनके पिता महाराणा मुगल की हत्या कर दी थी, तो अपने पिता के हत्यारों को दंड देना इनके लिए पहली समस्या थी। दूसरा था निकटवर्ती राज्यों से अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और जैसा कि कोई भी कुशल और पराक्रमी शासक की पहली शर्त होती है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो यह भी इनके लिए एक चुनौती थी। क्योंकि कुंभा और अपने विरोधियों पर नियंत्रण रखना। कुंभा के दरबार में इनके मामा रणमल राठौड़ के प्रभाव के कारण मेवाड़ी सरदारों का जब रणमल राठौड़ ने अपमान किया था, तो कुंभा के दरबार में दो गुट बन चुके थे। एक गुट कुंभा का समर्थन कर रहा था और दूसरा चाचा मेहरा और मेहपा पवार का समर्थन कर रहा था। तो अपने ही दरबारियों पर नियंत्रण रखना भी इनके लिए बड़ी समस्या थी। और चौथी थी अपने मामा रणमल के प्रभाव को के बढ़ते हुए प्रभाव को मेवाड़ में कम करना। तो हम यहाँ निकटवर्ती राज्यों से संबंध देखेंगे। मैंने यहाँ पर इस चार्ट के अंदर 3 राज्यों के साथ संबंध बताए हैं, मोस्टली मालवा, गुजरात और नागौर। हम तीनों के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मालवा के बारे में। मालवा और मेवाड़ दोनों के ही शासक अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन मालवा से युद्ध का तात्कालिक कारण था महमूद खिलजी द्वारा, वहाँ का शासक था मालवा का। तत्कालीन शासक महमूद खिलजी द्वितीय द्वारा मेवाड़ या कुंभा के विद्रोहियों को शरण देना। चाचा मेरा की तो पहले हत्या की जा चुकी थी, पर चाचा का पुत्र एक्का और मेहपा पंवार भागकर मालवा के शासक के पास चले गए थे। और जब महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक से अपने विद्रोहियों को सौंपने के लिए पत्र लिखकर उसे अवगत कराया, सौंपने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो यही कारण था मेवाड़ के शासक कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर पे युद्ध कर दिया। मालवा के शासक के साथ युद्ध हो गया और इस युद्ध के अंदर कुंभा विजयी हो गए। और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य। अब इस युद्ध के बाद में मालवा के शासक को मेवाड़ के शासक ने बंदी बना लिया कुंभा ने, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ भी दिया। तो वापस वो मेवाड़ के मतलब कुंभा के विरुद्ध रणनीति बनाने में लग गया। अब दूसरी तरफ नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र थे, शम्स खां और मुजाहिद खां। मुजाहिद खां जो छोटा पुत्र था उसने नागौर का राज्य प्राप्त कर लिया शम्स खां को गद्दी से हटाकर। लेकिन शम्स खां नागौर का राज्य प्राप्त करना चाहता था, तो उसने कुंभा से सहायता मांगी और कुंभा ने शम्स खां का समर्थन किया और वापस नागौर का शासक बना दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वो नागौर की मरम्मत और किलेबंदी नहीं करेगा। लेकिन शम्स खां ने इस शर्त को काफ़ी समय तक इस शर्त का मतलब को माना नहीं, पालन नहीं किया और बाद में उल्लंघन करने लगा। तो कुंभा ने आक्रमण करके नागौर को अपने राज्य में मिला लिया। और इसी समय नागौर का राजा जो था वो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास गया और उसने उससे सहायता मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भी गुजरात के शासक के साथ कर दिया। इसी समय मालवा के शासक ने भी गुजरात के शासक से संधि कर ली। 1456 में चंपानेर की संधि हुई मालवा और चंपानेर की संधि हुई और इस संधि के तहत मालवा और गुजरात के जो शासक थे उन्होंने संयुक्त सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए शर्त रखी। लेकिन मेवाड़ के राजा कुंभा ने, जो कि इतने पराक्रमी शासक थे, तो उन्होंने दोनों ही मुस्लिम शासकों को परास्त करके उन्हें धूल चटाई। इसलिए उन्हें हिंदू सुल्तान भी या हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अपने आसपास के राज्यों पर नियंत्रण इन्होंने स्थापित कर लिया। चाहे वो मालवा हो, गुजरात हो या नागौर हो, तीनों के ही शासकों को इन्होंने परास्त कर दिया।
इन्होंने जो चंपानेर की संधि की थी, मालवा और गुजरात के बीच में जो चंपानेर की संधि की थी, उस संधि में इन दोनों ने तय किया था कि मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद मेवाड़ के दक्षिणी और उत्तरी भाग को, आधा अधिक भाग को बांट लिया जाएगा। लेकिन इनकी जो ये योजना थी वो विफल हो गई। अब यहाँ पर हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने स्थापत्य कला में, साहित्य में और संगीत में, सब में ही इन्होंने अपनी रुचि दिखाई। स्थापत्य कला की बात करें तो जैसे कि कवि श्यामल दास ने कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया और मंदिर बनवाए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति। आपके कोर्स में सांस्कृतिक उपलब्धियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। संगीत, इन्होंने खुद ने भी कई सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे संगीत राज, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा। अधिकतर संगीत पर इन्होंने ग्रंथ लिखे, क्योंकि ये संगीत, वाद्य और नृत्य तीनों में ही निपुण थे। इनके जो राजगुरु थे कान्हा व्यास, उन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा। अब विद्वानों के स्वयं आश्रयदाता थे। इनका प्रधान शिल्पी था मंडन, मंडन, नापा और गोविंद। नापा इनका भाई और गोविंद इनका पुत्र था। मंडन ने प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, ये सारे के सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। गोविंद ने कला निधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। स्वयं विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने कान्हा व्यास और अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, इन दोनों को आश्रय दिया। और संगीत गुरु थे इनके सारंग व्यास। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया हुआ है कि इसकी दुर्ग जो है, इसकी दीवार इतनी चौड़ी थी कि इस पर एक साथ कई घुड़सवार चल सकते थे। तो पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। स्थापत्य कला का इस समय स्वर्ण युग कह सकते हैं। मच्छेंद्र, कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम मच्छेंद्र दुर्ग, कमलपीर। राजसमंद के सादड़ी गांव में 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी तक इसका निर्माण करवाया। इसका प्रधान वास्तुकार था मंडन। दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी थी कि 4 घुड़सवार इस पर चलते थे। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें एक छोटा दुर्ग भी है जिसे कटारगढ़ कहते हैं, जिसे मेवाड़ की आँख, क्योंकि यहीं से बैठकर महाराणा कुंभा सारे राज्य पर ध्यान रखते थे या शासन प्रशासन के ऊपर ध्यान रखते थे। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन भी यहीं गुजरा और 12 खंभों की छतरी है यहाँ पर। 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने अन्य दुर्ग बनवाए थे। बसंती दुर्ग मेरों के प्रभाव को कम करने के लिए। अचलगढ़ दुर्ग बनवाया इन्होंने माउंट आबू में। बेराट का दुर्ग बनवाया भीलवाड़ा में और भोमट दुर्ग। इस प्रकार से इन्होंने कई दुर्गों का निर्माण करवाया। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। देखिए यहाँ पर जो सबसे लंबा जो दिख रहा है आपको, ये विजय स्तंभ है, जिसका मैंने आपको अभी बताया था, मालवा के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ लगवाया गया था। देखिए कितना प्राकृतिक सौंदर्य और स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये विजय स्तंभ। 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य लगाया गया। इस पर विष्णु ध्वज भी लगाया गया है। मूर्तियों का इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा है डॉक्टर हीराचंद ओझा ने इसे। ये मालवा विजय का प्रतीक है। 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियाँ हैं। जेम्स टॉड ने कहा है कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत इसे बताया है। महाराणा स्वरूप सिंह ने इससे पुनः इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है जो कि 7 मंजिला और 75 फीट की है। अत्रि भट्ट और इसके रचयिता है और इसको बाद में इनके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण करवाया। धन्यवाद।